बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मेहरबान बदरू की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दो दोस्तों की दास्तान जो लड़कियों से गपशप के कुछ ज्यादा ही शौकीन थे। जवानी की तरंग में सरशार दो नौजवानों के जवान जज्बों का किस्सा वो जहन से नहीं दिल से सोचते थे। हमारे गांव में फजलू नामी एक शख्स था। पिंजरे बनाकर बेचता, अपने कुत्तों की मदद से तीतर बिटेर पकड़ता और इस तरह गुजर औकात करता। इसके अलावा वो सांप वगैरह पकड़ने के अलावा खुद साख्ता हिकमत भी करता जो अपने आप पर ही आजमाता रहता। इसका उठना बैठना अपने पड़ोसी शीदे से था जो काला जादू और टूना करता था, जिसके पास दूर दूर से लोग तवीज लेने आते थे, मगर गांव वाले इसे हकारत से देखते थे। हर शख्स इससे दूर ही रहता था कि वो किसी वजह से नाराज होकर जादू टूना ही न करते। शीदे के साथ उठने बैठने की वजह से फजलू में भी जादू सीखने का शौक पैदा हो गया। शीदे ने इसे बताया कि तुम उल्लू पकड़कर ले आओ और इसे कुछ पढ़ने को लिख कर दिया कि रोजाना रात के 1 बजे पढ़कर तुम इस पर फूंक मारो और फिर इसे सुई चुभोना। पहले दिन पांव पर, दूसरे दिन टांग पर। इसी तरह जब गर्दन पर पहुंच गए तो उल्लू तुम्हें सब कुछ बताएगा कि मेरे जिस्म का फलां हिस्सा फलां काम आता है और फलां हिस्सा फलां काम। और इसी तरह जब सब कुछ बता दे तो इसकी आखिरी बात ना सुनना और आखिरी बात सुनने से पहले ही इसे मार देना, वरना तुम पर कोई मुसीबत आन पड़ेगी। ये खतरनाक काम करने को फजलू तैयार हो गया और बड़ी मुश्किल से उल्लू पकड़ कर लाया और इस पर ये अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को 1 बजे वो चुपके से उठता कि कहीं घर में किसी को पता ना चल जाए और खास विर्द शुरू कर देता और आखिर में सुई उल्लू को चुभोता और कहता कि बता तेरा फलां हिस्सा किस काम आता है। इसी तरह वो मुसलसल करता रहा हत्ता कि एक दिन उल्लू ने बोलना शुरू कर दिया। जब वो सब कुछ बता चुका तो फजलू ने इसे मार देने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और उल्लू उड़कर जान बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद फजलू बीमार पड़ गया और इसे मुख्तलिफ किस्म की बलाएं नजर आने लगी। वो मुसलसल चीखता चलाता रहता। ऐसा महसूस होता था कि किसी ने इसे मजबूती से पकड़ लिया हो। वो डरता और चीखता कि बचाओ, वो मुझे मार देगी, मगर किसी को भी कुछ नजर ना आता। इस वाक़े की खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव का हर आदमी इसकी तीमारदारी के बहाने जाता और तमाम हालात वो वाकयात मालूम करता और वापिस आकर मिर्च मसाला लगाकर कहानी सुनाता। मैं भी अपने दोस्तों समेत इसकी तीमारदारी को गया। हमने देखा फजलू बेचारा चारपाई पर पड़ा करा रहा था और इतना कमजोर हो गया कि पहचाना भी न जाता था। वो अब हड्डियों का ढांचा मालूम हो रहा था। हमारी मौजूदगी में ही अचानक आसमान से किसी ने शॉपिंग बैग में कच्चा गोश्त फेंका, जिसे उठाकर कुत्ते एक तरफ भाग गए और चंद ही मिनटों में हजम कर गए और आसमान की तरफ मुंह करके सूंघने लगे। हमने देखा गोश्त गिरने के साथ ही फजलू बिलबिला उठा। वो दर्द से कहराने लगा, वो दर्द से चीखने लगा और ऊंची आवाज में हाय हाय करने लगा। फिर घबराकर इस जल्दी से बिस्तर से उठा जैसे इसे बिजली का करंट लगा हो। वो चीखता और चलाता सारे घर में ऐसे दौड़ रहा था कि जैसे कोई इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इसके जिस्म पर एक जगह दांतों के गहरे निशानात थे, जैसे किसी खूनख्वार भेड़िए ने तेज दांतों से इसके जिस्म से गोश्त निकाल लिया हो। ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई कुरानी आयात का विर्द करते और खौफ से थर थर कांप रहा था। ये सिलसिला कोई 2-3 दिन जारी रहा। तीसरे दिन वो मर गया। पूरे गांव में खौफो हर्ष फैल गया। सिर्फ चंद आदमियों ने हिम्मत करके इसकी नमाज़े जनाजा में शिरकत की। इसके बाद इसके घर में अजीब किस्म की डरावनी आवाजें आती। घर के बाकी अफराद ने भी खौफ के मारे रिश्तेदारों के हाँ पना ली। आखिरकार एक नेक बुजुर्ग ने 7 दिन तक इनके घर में छिला काटा, तब जाकर खौफनाक आवाजें आना बंद हुई। चंद दिनों में लोगों ने इस वाक़े
वाकये को फरामोश कर दिया और हम सब सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों में मशगूल हो गए, जो 6-7 रोज बाद करीबी गांव में शुरू होने वाला था। इसमें आसपास गांव की टीमें शिरकत करती। हमारी टीम का शुमार भी मजबूत टीमों में होता था। हमारे खिलाड़ी मैच जीतने के लिए सब दड़ की बाजी लगा देते और इस तरह तमाशाइयों को बहुत दिलचस्प मैच देखने को मिलता। हमारे गांव का रास्ता पथरीला ना हमवार था, जिसकी वजह से हमारे गांव गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी, सिर्फ पैदल चलने का रास्ता था। हम 13-14 लड़के बैट लिए मैच खेलने के लिए रवाना हो गए। प्रोग्राम के मुताबिक हम सुबह सवेरे ही चल पड़े। जब हमने तय कर लिया तो हमारे एक दोस्त तौसीफ, जिसे प्यार से मिठू कहते थे, रास्ते में एक बेर के दरख्त के पास रुक गया और बेर खाने लगा। देखा देखी सब लड़के बेर चुनने में मशगूल हो गए। बेर चुनने की कोशिश में हम एक दूसरे को धक्का देते और जल्दी से बेर उठाने के लिए हाथापाई करते तो बड़ा मजा आता। अचानक मिठू की नजर कुछ फासले पर खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और हमारी हाथापाई से महफूज हो रही थी। हमें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर ऊंची आवाज में हंसने लगी। हम सब सकते की हालत में खड़े इन्हें देखने लगे। हम इन्हें देखकर खुश भी हुए और खौफजदा भी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके पास जाए। मैं और मिठू हिम्मत करके इनके पास गए। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ हमारा इस्तकबाल किया, जिससे हमारा सारा डर दूर हो गया और ऐसा लगता था कि वो हमें पहले से ही जानती हैं। इन्हें हमारे नामों का भी पता था। हम खुशी और गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि वो करीबी गांव से खेतों की सैर के लिए आई हैं और शहर में रहती हैं और कभी कभार गांव आती हैं। मैंने गौर किया तो दोनों में काफी फर्क था। एक की मोटी मोटी आंखें, गुलाबी रुखसार और नरमो नाजुक हाथ गर्ज के इंतहाई खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई परी हो। वो कुछ कम गो थी, जबकि दूसरी की छोटी छोटी और गोल आंखें थी। इसकी पेशानी पर गौर से देखने से गोल गोल दायरे से महसूस होते थे, जो बड़े अजीब थे। इसकी आंखों में जैसे कोई तेज रोशनी हो। बड़ी पुरस्रार आंखें थी। इसकी पुरस्रार मुस्कुराहट से मैं बहुत खौफजदा हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने उस्तान बहाल रखे, मगर मिठू मुसलसल इनसे हंस हंस कर बातें करता रहा और हमारे दूसरे दोस्त दूर ही खड़े थे। शायद वो हसद की आग में जल रहे थे। मैंने मिठू को वापस जाने के लिए इशारा किया तो वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। शायद इसने महसूस कर लिया था कि मैं डर गया हूँ। फिर बोली, क्या तुम लड़कियों से डरते हो? नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता। मेरी मर्दाना हिस्स बेदार हो गई और कदरे अकड़ कर खड़ा हो गया, जबकि हकीकतन मेरे जिस्म में खौफ सी लहर फैल गई। शायद पहली मर्तबा किसी लड़की से इतने करीब और आमने सामने मुलाकात हुई थी। हमने वापसी पर मुलाकात का कहकर जान छुड़ाई। वापसी पर हमारी मुलाकात फिर इन लड़कियों से हो गई। उन्होंने हमें मैच की सारी तफसील सुनाई, जिन्हें सुनकर हम बहुत हैरान हुए। मैच की तफसील सुनकर मिठू को भी कुछ शक होने लगा, मगर वो जवान लड़कियों से दोस्ती का शौकीन था, इसलिए इसने इसे संजीदा न लिया। मुझे वो कम गोल लड़की बहुत अच्छी लगी। मैंने हिम्मत करके इनसे नाम पूछ लिया। मोटी मोटी आंखों वाली ने अपना नाम तस्कीना बताया और छोटी आंखों वाली ने जोया। तस्कीना वाकई ऐसी लड़की थी कि इसे देखकर दिल को तस्कीन और राहत होती थी। इसकी मोटी और घनी पलकों वाली आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। वो जब मुस्कुराती तो इसके गुलाबी रुखसारों पर गड़ा पड़ जाता और मुस्कुराहट में इसके होंठों पर तिल और भी दिलकश और खूबसूरत लगता। जोया काफी होशियार और चालाक थी और बड़ी हंस हंस कर मिठू से बातें कर रही थी, मगर तस्कीना कभी कभी सहमी हुई सी लगती। उन्होंने हमें अपने घर आने की दावत दी, इसलिए अगले दिन मैं और मिठू बगैर किसी को बताए इनकी तरफ रवाना हो गए, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरा जी तस्कीना से मिलने को चाह रहा था। वो हमें इस जगह मिली जहाँ पहले दिन मिली थी। वो हमें एक झोंपड़ी में ले गई। झोंपड़ी क्या थी, मेरी तो अक्ल दंग रह गई। वहाँ इतना बड़ा और खूबसूरत महल था जो कई मील लंबा था। हम दोनों काफी खौफजदा हो गए, क्योंकि वही खूबसूरत महल आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक तरीक और भयानक शक्ल इख्तियार कर रहा था। हम खौफ से थर थर कांप रहे थे। वो दोनों लड़कियां भी गायब हो चुकी थी। हमें किसी की गैबी ताकत ने आगे चलने पर मजबूर कर दिया।
काफी दूर तक चलने के बाद एक तारीख और गार नुमा कमरे में दाखिल हो गए, जिसमें मजीद कई कमरे बने हुए थे और ऐसा महसूस होता था कि कुदरती गार हो। मिठू जो कुछ देर पहले बहुत बहादुर बन रहा था, अब इसकी सारी बहादुरी जाती रही। खौफ से सख्ता तारी हो गया, मगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे जो कुछ भी कुरानी आयात याद थी मैं इन्हें पढ़ने लगा, जिससे मेरे उस्तान कुछ ठीक हो गए। मैंने मिठू को भी सूरतुल नास और दूसरी आयात तलावत करने के लिए कहा। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये तस्कीना की आवाज थी, जिसने आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी की, मगर कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे कुछ हौसला हो गया। थोड़ी देर के बाद हम सबसे अंदरूनी गार में दाखिल हो गए, जो बहुत तरीक था, मगर अक्कब में किसी डोर से हल्की सी रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। गार के एक कोने में रखे पिंजरे में उल्लू बंद था और गार में चंद इंसानी पिंजर पड़े थे, जिनकी खोपड़ियों से आंखों के रास्ते खौफनाक सांप अपना मुंह बाहर निकालते और हम नए आने वालों को खुशामदीद कहते और फिर वापस खोपड़ी में गायब हो जाते। इतने में एक चुड़ैल अंदर आई, जिसका जिस्म बहुत भद्दा और मोटा था। 3 फुट लंबी और पतली गर्दन पर एक बड़ा सा सर हिचकोले खा रहा था कि जैसे अभी गिर पड़ेगा। इसकी गर्दन की चमड़ी बहुत पतली थी और गर्दन की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। घूमती हुई 2 मोटी मोटी आंखें, चिपटी और कटी हुई नाक इसकी दहशत में इजाफा कर रही थी। इसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। कभी वो खुद को मुकम्मल तौर पर बालों में छुपा लेती और कभी इस तरह बाल उखड़ा लेती जैसे सर पर बालों की जगह लोहे के तार हों। सुराख और पंखे नुमा कान लटक कर कंधों पर आ रहे थे। ये जुनूनी चुड़ैल थी, जो हमारे करीब आकर खड़ी हो गई और पांव से सर तक बगौर हमारा जायजा लिया, फिर जल्दी से बाहर निकल गई। इस शैतानी मखलूक से रिहाई के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। इसी असना में गार के अंदर सफेद धुआं जाहिर होने लगा, जो थोड़ी देर में तस्कीना की शक्ल इख्तियार कर गया। तस्कीना को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ, क्योंकि इसने हमें बाहर निकलने के लिए मदद का वादा किया था। तस्कीना ने कहा 7 रोज तक तुम दोनों पर एक मंत्र पढ़कर फूंका जाएगा और 7 दिन के बाद जन्नाते जिन की खिदमत में हाजिर किया जाएगा। इस दौरान तुम बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह जाओगे। तुम्हारे ही खून में तुम्हारी हड्डियों के सफूफ की गोलियां बनाकर उल्लू को खिलाई जाएंगी, क्योंकि फजलू ने जो नुकसान उल्लू के जरिए जालूनी चुड़ैल और जन्नाटे जिन को पहुंचाया था, इसका अजाला इसी तरह मुमकिन है कि तुम इनके गुलाम बनकर बदरूहों की शक्ल में लोगों को गुमराह करते रहोगे। इनके चुंगल से निकलने का यही एक रास्ता है कि किसी तरह उल्लू तक पहुंचकर इसको अपने कब्जे में कर लो। इसी तरह से जन्नाटे जिन और जलूनी चुड़ैल की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही फजलू ने इनको बहुत कमजोर कर दिया था, क्योंकि अक्सर बदरूहें और जिन इनकी गुलामी से आजाद हो चुके हैं। अगर इनकी ताकत मजीद कम हो गई तो ताना जिन ना सिर्फ अपने गुलाम जिन इनसे आजाद करा लेगा, बल्कि वो इन्हें मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर देगा। तस्कीना ने बताया कि जलूनी चुड़ैल ने इसे भी जबरदस्ती गुलाम बनाकर रखा हुआ है और वो भी जलूनी चुड़ैल की गुलामी से आजाद होना चाहती है। इसने हमें बताया कि ये एक खास किस्म का मंत्र है, इससे वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया कि चलो कोई तो बाहर जाने का रास्ता मालूम हुआ। मिठू जो मुसलसल कुरानी आयात तलावत कर रहा था, काफी मुतमिन नजर आया। हम दोनों बड़ी दिलेरी से उठे और उल्लू तक जा पहुंचे, मगर अचानक जलूनी चुड़ैल सामने आ गई। गुस्से से इसकी कटी हुई नाक सुखड़ने लगी और हमारी तरफ बढ़ी, मगर हमने तस्कीना का दिया हुआ मंत्र पढ़कर फूंका तो वो घबराकर पीछे हट गई। हम में कुछ हौसला पैदा हुआ, मगर जलूनी चुड़ैल की खौफनाक शक्ल और भी दहशतनाक हो गई। इसकी गर्दशी मोटी मोटी आंखें कतरे बाहर निकल आई, मगर हम इसकी परवाह किए बगैर जल्दी से उल्लू की तरफ लपके और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उल्लू को पकड़ना था कि जलूनी चुड़ैल धड़म से जमीन पर गिर गई। उल्लू को पकड़ के भागते भागते हम बहुत दूर निकल आए, मगर हमें मालूम ना था कि इस उल्लू को करना क्या है कि इतने में सामने से धुआं उठता हुआ महसूस हुआ, जो एक बहुत बड़े दीव की शक्ल इख्तियार कर गया।
اس نے ہم سے الو مانگا اور کہا کہ میں جلونی چڑیل اور زناٹے جن سے بدلہ لوں گا، مگر ہم سمجھے کہ یہ جلونی چڑیل کی کوئی چال ہی نہ ہو۔ دوسری طرف چمگادڑیں اور سانپ باغے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ خوف سے ہمارے جسم پسینے سے شرابور ہو گئے۔ قریب سے ہی تسکینہ نے سرگوشی کی کہ یہی وہ تانا جن ہے، تم جلدی سے الو اسے دے دو ورنہ تمام چمگادڑوں اور سانپوں سے نہ بچ سکو گے۔ تانا جن الو کی مدد سے جلونی اور زناٹے جن سے بدلہ بھی لے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تانا جن نے کچھ پڑھ کر الو پر پھونکا جس سے الو جل کر بسم ہو گیا۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ہر طرف سیاہ دھواں چھا گیا۔ وہ سانپ اور چمگادڑیں جو ان کے پیچھے آ رہے تھے جن اور چڑیلیں بن گئی، جن کو تانا جن سے چھین کر جلونی اور زناٹے جن نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب وہی جن اور چڑیلیں دوبارہ تانا جن کے گروہ میں شامل ہو گئی۔ اتنے میں جلونی چڑیل اور زناٹا جن بھی تانا جن سے مقابلے کے لیے آگے آئے، مگر تانا جن نے جلونی کو اس زور سے اٹھا کر زمین پر دے مارا کہ اس کے منہ سے عجیب قسم کی خوفناک چیخیں نکل گئی۔ پھر کیا تھا، سارے جن اور چڑیلیں جلونی اور زناٹے پر جپٹ پڑے اور انہیں اس طرح نوچا کہ ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی۔ وہ جان بچا کر بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگ نہ سکتے۔ اچانک جلونی چڑیل کے پیٹ سے عجیب قسم کے لمبے لمبے سیاہ کیڑے نکلنے لگے جو حملہ آور جن اور چڑیلوں سے چمٹ گئے۔ حملہ آور جن اور چڑیلیں چیخ اٹھی۔ وہ جلونی کو چھوڑ کر اپنی فکر کرنے لگی۔ اسی اثنا میں جلونی پھر سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ منتر پڑھ کر پھونکا تو فوراً حملہ آور جن اور چڑیلیں بت بن گئے۔ اب جلونی اور زناٹے جن کا تانا جن سے آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ زناٹا نے تانا کو پکڑ لیا اور جلونی اس پر چڑھ دوڑی، مگر ایک نہایتی خوفناک چڑیل اپنے لمبے لمبے دانتوں اور ناخنوں سے جلونی اور زناٹے کو نوچنے لگی۔ جلونی اور زناٹے کا گوشت اور خون اس کے منہ اور دانتوں سے نکل کر بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس چڑیل اور تانا جن نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اچانک ان کے پیٹ دھماکے سے پھٹے اور ان کا گوشت فضا میں اڑ کر اوپر سے نیچے گرنے لگا۔ ہر طرف گوشت اور خون بہہ رہا تھا۔ جلونی اور زناٹے کے مرتے ہی بت بنے جن اور چڑیلیں حرکت میں آ گئی اور دوبارہ اپنے گروہ میں شامل ہو گئی۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنے آپ کو وہیں کھیتوں میں کھڑا پایا۔ تسکینہ نے ہماری بہت مدد کی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم بھی شاید اس دنیا میں نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔